Hello everyone, welcome to KB नर्सिंग क्लासेस। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस। नाउ कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करिए लिस्ट वन को लिस्ट टू से और सही सही आंसर का पता लगाए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस। बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस आपको पता है किसको करता है, दैट इज वूपिंग कफ को। ठीक है। दूसरा है दैट इज साल्मोनेला टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफाइड किसको करता है, दैट इज एंडेमिक एंडेमिक फीवर को, है ना। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में है क्लॉस्ट्रिडियम परपेंजीज। परपेंजीज है ये सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग करती है। ठीक है, दैट इज फूड पॉइजनिंग सबसे ज्यादा करती है। नेक्स्ट है फ्लेविपेरस फिब्रिकस, ये आपका करता है येलो फीवर। तो 2 3 4 2 1 राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड। कि जो हेल्थ सर्विस पिरामिड है, ठीक है, उसका बेस बनाने के लिए इनमें से कौन जिम्मेवार रहता है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमें हमेशा हमेशा बताती है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हमें पता ही है, जिसमें हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड। हेल्थ सर्विस पिरामिड कौन बनाएगा, तो भाई जो कम्युनिटी से रिलेटेड होंगे वही हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज को बनाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्लिनिकली प्रिवेंटिव सर्विसेज। दूसरा है पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। तीसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज और नेक्स्ट है टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो आपने पढ़े होंगे दैट इज विलेज हेल्थ गाइड, है ना। विलेज हेल्थ गाइड जैसे कि आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, एएनएम है। ठीक है, यही हमारे क्या बनाती है, हमारा हेल्थ सर्विसेज पिरामिड का बेस बनाती है। तो इसमें ना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में, लेकिन ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी। देखिए ऑप्शन बोल रहा है क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑफ कोर्स राइट आंसर क्या होगा, पॉपुलेशन से। ठीक है, पॉपुलेशन से जो बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वही हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज का बेस बनाती है, पिरामिड बनाती है। ये सेकेंडरी और टर्शरी तो ये बाद की बातें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है। मैंने इस ESIC पेपर में एक बात तो देखी कि अगर रिसर्च के क्वेश्चन दे रहा है ना, तो ये कंटिन्यू रिसर्च के क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिर्फ बुकलेट नंबर सी की बात करूँ तो ऐसा मैंने देखा इसमें। ठीक है, और कम्युनिटी के दे रहा है तो कम्युनिटी के कंटिन्यू दे दिए। ठीक, मतलब हर एक सब्जेक्ट को इस पेपर ने, ESIC 2024 के पेपर ने हर एक सब्जेक्ट को टच किया है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसने टच नहीं किया हो, मतलब शानदार पेपर बनाया है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट जो चेकलिस्ट होता है, ये बीमारी को अर्ली डिटेक्शन करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। ठीक है, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ये थे, ऑप्शन आपके सामने चार थे। क्या मेडिकल ऑफिसर करता है, ठीक है, या फिर स्टाफ नर्स करता है, या एएनएम करता है, या फिर आशा करता है। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो राइट आंसर है वो होगा आशा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एएनएम नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म which of the following are the team member of the health and wellness center at सब सेंटर लेवल। कि सब सेंटर लेवल पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर की टीम के मेंबर कौन कौन होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है क्या, ठीक है, या फिर एएनएम होती है, आशा होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सब सेंटर पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, एएनएम होता है, ठीक है, आशा होती है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर नहीं। आंगनवाड़ी वर्कर जो है ना वो नहीं होती। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रायड सिस्टम अडॉप्टेड इन ट्रायड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। कि हमारे इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है
उसके ट्रायर सिस्टम में कौन सा कलर कोड यूज में नहीं लिया जाता? रेड कलर यूज में लेते हैं ऑफकोर्स, जो इंडिकेट करता है हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट को। येलो कलर इंडिकेट करता है मीडियम केयर प्रायोरिटी को। ब्लू इंडिकेट करता है एम्बुलेटरी, तो ब्लू कलर तो यूज में ही नहीं लेते। ठीक है। ब्लैक इंडिकेट करता है डेड और मॉर्बेंट पेशेंट्स को। तो जो राइट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, हाउ मच कवर पर फैमिली पर ईयर इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो सिंपल सा आंसर है 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है discouraging children from adopting harmful lifestyle for the prevention of non communicable disease is an example of। बच्चों को डिस्करेज करना कि भाई आपको भविष्य में जाके हार्मफुल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके प्रिवेंशन के लिए कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा? तो भाई जब रिस्क फैक्टर ही नहीं है, आगे भविष्य में अडॉप्ट करने के लिए रोक रहे हैं, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? प्री मॉडियल। ठीक है, राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? दैट इज प्री मॉडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते ही हैं, अपने पता ही है। प्री मॉडियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। रिस्क फैक्टर जो है वो से प्राइमरी में मौजूद होता है, प्री मॉडियल में होता ही नहीं है। सेकेंडरी में भी होता है, टर्शरी में भी होता है। डिजीज जो है, ठीक है, वो प्राइमरी प्रीमॉडल में नहीं होती है, ठीक, प्राइमरी में डिजीज नहीं होती, सेकेंडरी में डिजीज होती है और टर्शरी में डिजीज होती है। डिसेबिलिटी जो है वो प्री मॉडल में नहीं होती, प्राइमरी में नहीं होती। सेकेंडरी के अंदर डिसेबिलिटी अगर मैं बोलूँ डिसेबिलिटी होती कि नहीं होती, टर्शरी के अंदर डिसेबिलिटी जो है वो हो जाती है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी को पोलियो हुआ, पोलियो में हमने बोला कि हाँ भाई पोलियो हो गया तो सेकेंडरी है, लेकिन पोलियो से होने वाले पेशेंट अगर क्या कर रहा है आगे भविष्य में अपने आप को पुनर्वस्था में लाने के लिए बैसाखी का यूज में ले रहा है, तो वो आ जाएगा अपना टर्शरी के अंदर, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन, कि पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उसकी स्क्रीनिंग करी जा रही है पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या उसको मास स्क्रीनिंग बोलेंगे, सेलेक्टिव स्क्रीनिंग बोलेंगे, हाई रिस्क स्क्रीनिंग बोलेंगे, या फिर मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग बोलेंगे? तो बेटा आपको क्लियरली मैं एकदम क्लियरली साफ साफ बता दूं, जब किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में अपन क्या करते हैं, सब ग्रुप ऑफ लोगों के अंदर स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना, तो उसको मास स्क्रीनिंग बोलते हैं, उसको सेलेक्टिव स्क्रीनिंग बोलेंगे नहीं। सेलेक्टिव स्क्रीनिंग उनको बोलते हैं जिनके अंदर हाई रिस्क होता है, ठीक है, जिनमें क्या होगा? हाई रिस्क होगा, वहां पे तो सेलेक्टिव यूज में आएगा। लेकिन हाँ पर्टिकुलर सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम पर्टिकुलर डिजीज के बारे में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत शानदार क्वेश्चन आया ये एसआईसी के पेपर में। क्वेश्चन में बोला गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, कि समुदाय में, ठीक है, कम्युनिटी में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस जो यूज में ली जा रही है उसके प्रिवलेंस को, ठीक है, ओल्ड और न्यू केसेस को बताने के लिए कौन सा जिम्मेवार है? टोटल फर्टिलिटी रेट जिम्मेवार है, या फिर जनरल फर्टिलिटी रेट जिम्मेदार है, या फिर कपल प्रोटेक्शन रेट जिम्मेदार है, या फिर नेट रिप्रोडक्टिव रेट जिम्मेदार है? देखिए आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, तो वो यूज में लिया जाता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन रेट, ठीक है, सीपीआर। यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव की जगह कपल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार नॉर्सेट में भी देखने को मिला है। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज अकर ड्यू टू शुगर केन डस्ट। शुगर केन हमेशा पता है, शुगर का जी किसको रिलेट करता है? बेगासोसिस को। एंथ्रेकोसिस एंथ्रेक्स की वजह से, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस, फार्मर लंग्स नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझा और गलत आंसर करके आ गए। क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, ठीक है, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो फ्रिज करने से सेंसिटिव है एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर, कि भाई उसको जमने से बचाना है हमें। तो ऑलरेडी नो दैट कि ओरल पोलियो तो हम रखते ठंडे में है, अगर इसको गर्म में रख दिया तो खराब हो जाएगी, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। बीसीजी भी हमारे लाइपोलाइज्ड वैक्सीन है, इसको भी हम कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं, अदरवाइज ये भी खराब हो जाती है। जापानीज इंसेफेलाइटिस हमारी दो फॉर्म में आती है, लाइपोलाइज्ड भी आती है, नॉन लाइपोलाइज्ड भी आती है, लेकिन ये वैक्सीन भी हमारी कोल्ड स्टोरेज वैक्सीन है,
लेकिन जो कोलेरा वैक्सीन है ना, ये हम आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर हमने इसको फ्रिज्ड कर दिया ना, इसको अगर हमने फ्रिज्ड कर दिया तो कोलेरा की वैक्सीन डायरेक्टली खराब ही होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पेयर पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इलियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टर्मिनल इलियम में प्रेजेंट होते हैं, तो राइट आंसर डी होगा, ना कि ड्यूडेनम, ना कि स्टमक, ना ही जेजुनम। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ये दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, शानदार एमसीक्यू है। ठीक है, जॉइंट्स हमेशा मैंने भी बहुत बार क्लासेस में डिस्कस करे, तो क्वेश्चन देखो, जॉइंट्स क्या है, द टाइप ऑफ जॉइंट्स वेयर मूवमेंट टेक प्लेस अबाउट अ सिंगल स्टेशनरी एक्सिस। ये यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ ऐसे कौन से प्रकार के जॉइंट्स हैं जिसमें जिसमें मूवमेंट्स होता है सिर्फ सिंगल स्टेशनरी में। अगर अब देखिए, अब आप जहां पर भी हैं, अगर आप एक बार अपने अपने हाथ को में फ्लैक्शन और एक्सटेंशन करके देखें, ठीक है, एल्बो से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो जॉइंट है ना, ये क्या है, सिंगल एक्सिस पे हो रहे हैं। सिंगल एक्सिस पे हो रहे हैं, इसमें ना तो कोई रोटेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके डियर, दैट इज कौन से जॉइंट्स, हिंज जॉइंट। ठीक है, और हिंज जॉइंट जो है ना, ये तीन जगह देखने को मिलते हैं। एक आपका देखने को मिलता है एल्बो में, ठीक है, और एक आपका देखने को मिलता है दैट इज आपका इंटरफैलेंजियल में, इंटरफैलेंजियल। अब इंटरफैलेंजियल्स क्या होती हैं, आपको पता है कि आपके जो फिंगर है ना, वो या तो फ्लैक्शन करेगी, या फिर वो आपकी क्या करती है, या फिर वो आपका एक्सटेंशन करती है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट आपके किस में देखने को मिलते हैं, एल्बो में देखने को मिलते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, इंटरफैलेंजीज में देखने को मिलते हैं, है ना, या फिर आप अपने पैरों को, पैरों में आप अपने घुटने से करके देख लीजिए, दैट इज, ठीक है, यस, तो वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, सिंगल एक्सिस जॉइंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं। इसे बोल रहा है, वही क्वेश्चन आया, मैच दी फॉलोइंग, कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करें, सेलेक्ट करें और सही आंसर बताएं। ठीक है, यहाँ पर बस ये था कि यूट्राइन प्रोलैप्स का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, फर्स्ट डिग्री जो है, बताइए वो किसको रिलेट करे, फर्स्ट डिग्री किसको रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, है ना, इसके कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो फर्स्ट डिग्री किसको रिलेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट डिग्री आपका रिलेट कर रहा है, दैट इज दिस ऑप्शन यहाँ देखिएगा ध्यान से, uterine descend down from its normal anatomical position but the external os remains above the introitus। कि फर्स्ट डिग्री में जो यूट्रस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल ओस है ना, वो वहीं रहेगा जहां पर अबव द इंट्रोइटस से थोड़ा सा ऊपर, तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाले, पहले का है चौथा, पहले का है दैट इज फोर्थ। दूसरा आ जाओ बी, बी का क्या है देखते हैं। ठीक है, बी का क्या है देखते हैं। बी दे बोल रहा है आपका दैट इज सेकंड डिग्री, बी क्या बोल रहा है आपका, सेकंड डिग्री का क्या है, सेकंड डिग्री में क्या होता है, तो यूट्रस प्रोलैप्स विद, नहीं ये नहीं होगा, द यूट्रस सर्विक्स बॉडी एंड द फंडस डिसेंड आउट, ये भी नहीं होगा। सेकंड डिग्री में आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सटर्नल ओस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा वेजाइनल इंट्रोइटस से, बट यूट्राइन बॉडी जो है, ठीक है, लेकिन जो यूट्राइन की बॉडी है ना, वो क्या होगी, जो यूट्राइन बॉडी है वो क्या होगी, स्टिल रिमेन रहेगी। तो इसका दूसरे का सेकंड डिग्री का होगा तीसरा। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ थर्ड डिग्री में क्या होगा भाई, तो थर्ड डिग्री में सिंपल सा है, थर्ड डिग्री में आपका होगा कि जो यूट्राइन सर्विक्स है और बॉडी है, जो फंडस है, वो थोड़ा इंट्रोइटस से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, लेकिन प्रोसिडेंशिया में क्या होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है विथ एंटायर विजाइना, विजाइना से पूरा बाहर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वो ये 4 3 2 1, ठीक है, ये राइट आंसर इसका होगा पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका क्या होगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता है कि 16 जुलाई को एसजीपीजीआई का एग्जाम है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कोज ऑफ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के कारण बताओ। मेनोरेजिया क्या है भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो किसकी वजह से हो सकती है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो देखो, एंड्रोजन अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उससे मेनोरेजिया नहीं होगा, तो ये हम मान सकते हैं कि हाँ मैम इसका राइट आंसर ये है, लेकिन हम अभी यहाँ पे श्योर नहीं है, हम आगे और बढ़ते हैं। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, तो हाँ जी, ये कारण बन सकता है किसका, मेनोरेजिया का। एंड एडिनोमायोसिस भी कॉज बन सकता है मेनोरेजिया का। और ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी,
ये भी मेनोरेजिया का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से है अपना। क्वेश्चन बोल रहा है इन द नियोनेट, कि नियोनेट के अंदर जो ब्राउन फैट होता है, द ब्राउन फैट इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट। बताओ कहाँ पे नहीं होंगे ब्राउन फैट। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है, जो बच्चों में हीट रेगुलेटरी जो सेंटर है वो इमेच्योर होता है, का थोड़ा टाइम लगता है बच्चों के हीट रेगुलेटरी सेंटर को मेंटेन होने के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बच्चों की बॉडी के अंदर जो ब्राउन फैट है, वो ब्राउन फैट बच्चों के अंदर हीट इंसुलेशन का काम करवाते हैं। तो अराउंड द हार्ट ये प्रेजेंट रहते हैं। इन दी एक्सिला ब्राउन फैट होता है। अराउंड द ब्रेन नहीं होते, ठीक है, और अराउंड द किडनी भी मौजूद होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है, एम्स के एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। हमेशा पूछा हुआ आता है, या तो एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट पूछ लेगा या न्यूबॉर्न का पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द न्यूबॉर्न, जो नवजात है उनका रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है नॉर्मल, 14 से 18, 30 से 60, 50 से 70 या 20 से 30। तो ध्यान रखिएगा, एडल्ट के कंपैरिजन में न्यू बॉर्न में रेस्पिरेशन रेट थोड़ा ज्यादा होता है। दैट इज एवरेज मान के चलते हैं 40 ब्रीथ पर मिनट। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी जाएगा, दैट इज 30 to 60। ठीक है, 30 to 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परसिस्टेंस राइज इन पीसी, दैट इज पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, की पीसीओ टू परसिस्टेंटली बढ़े जा रहा है। और पीसीओ टू क्या है भाई, एसिडिक कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। ये बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में एसिडोसिस होगा, और एसिडोसिस हमारी बॉडी में होगा तो हमारे शरीर का पीएच कम होगा। ठीक है, जो पीएच हमारा 7.35 से 7.45 है ब्लड का, वो हमारा कम होगा। तो क्या बोल रहा है, यस आगे बोल रहा है डिक्रीज इन पीएच लेवल इन न्यू बॉर्न, ये किसको इंडिकेट करेगा, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, तो मेटाबॉलिक को तो इंडिकेट नहीं करेगा, एल्कलॉसिस हो नहीं रहा है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निप्पल कंफ्यूजन इज अ सिचुएशन, निप्पल कंफ्यूजन, ये थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहली बार देखने को मिला है। ठीक है, कि निप्पल कंफ्यूजन जो है पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से ही है। ठीक, निप्पल कंफ्यूजन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जब इन्फेंट क्या करेगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर निप्पल। जब दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है तो कंफ्यूजन किस बात की, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द मदर्स निप्पल बट रिफ्यूजेस आर्टिफिशियल निप्पल। अरे जब मदर की निप्पल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बात है कर रहा है, आर्टिफिशियल निप्पल देने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेस द मदर निप्पल्स। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आ जाए रिफ्यूज टू फीड एट ऑल, मतलब फीड ही नहीं कर रहा, तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिकल क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर, जो इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर है उसका क्लासिकल सिम्टम कौन सा होता है। क्या हिमेचूरिया होता है, क्या बैक पेन होता है, या फिर पोस्ट पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होता है, या फिर एनीमिया होता है। तो राइट आंसर आपका हमेशा ध्यान रखना, इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर का जो क्लिनिकल या क्लासिकल सिम्टम है वो है आपका पोस्ट कॉइडल ब्लीडिंग, की पोस्ट कॉइड करते ही ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स, ठीक है, जिसको अपन मॉडलिंग के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पे मॉडलिंग का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। इरेगुलर ओवरलैपिंग हो गया क्रेनियल बोन्स का ऑन वन अनदर ड्यू टू लिक्विफैक्शन ऑफ द ब्रेन मैटर ऑफ द फीटस इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अब देखो जैकमर साइन तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये तो भाई ओबीजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्प्लेडिंग साइन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, पिकाचिक साइन भी हम ओबीजी में पढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा, रॉबर्ट साइन भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज में लिया इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो आपका आंसर होगा मैम हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज में लिया। हम एक करके ऑप्शन को निकालते चले गए और हम हमारे सही उत्तर की तरफ पहुंच गए। ठीक, और हम नेगेटिव मार्किंग से दूर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी अप्रोप्रिएट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ द वुमेन विद वेट 70 kg एंड हाइट 155 सेंटीमीटर की, एक 70 किलो की महिला है जिसका हाइट 155 सेंटीमीटर है, 155 को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.55 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए ना, 100 से डिवाइड करके। तो बताओ क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि अपन को अगर बीएमआई निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक, यही होता है। तो जब इस फॉर्मूले को मैंने निकाल के देखा,
ठीक है, रफ में। तो मेरा आंसर निकला 29.1। अभी टाइम का थोड़ा कमी है, फटाफट रिवाइज कराने क्वेश्चन। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, ये फीमेल जो है ये थोड़ा ओवर वेट की तरफ जा रही है, तो राइट आंसर 29.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द इंसिडेंस रेट। बताओ, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, न्यू केसेस। अगर 500 न्यू केसेस मिल रहे किसी भी बीमारी के, व्हाट विल बी द इंसिडेंस रेट इफ देयर आर 500 न्यू केसेस ऑफ एन इलनेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 पर ईयर। 30,000 की पॉपुलेशन है, उस 30,000 में 500 न्यू केसेस मिल रहे हैं, और न्यू केसेस निकालने के लिए 1,000 से डिवाइड किया जाता है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चलेगा, इसके बाद इनको जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास 16.7 पर 1000 पर ईयर के हिसाब से डेटा निकला। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंस रेट हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मोस्ट रिपीटेड है, नोट सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट, कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, हाई ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है, सब में ज्यादा होता है, लेकिन किस में कम होता है। तो राइट आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, वो होगा हमारा ब्राउन राइस। ब्राउन राइस अच्छे होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कॉर्नफ्लेक्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, बेक्ड पोटैटो में ज्यादा है, व्हाइट ब्रेड के अंदर भी ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इज इंडिकेटेड बाय जेड स्कोर बिलो 3 SD ऑफ द मीडियम WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम लैंग्वेज में आया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अंडरवेट, शंटिंग, वास्टिंग या फिर सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। इस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से। क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन expressed as a number of years lost due to ill health, disability और early death। ठीक है, पता है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कंसेप्ट हो गया कि लोग ना बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रहा है, तो उनकी उनकी उस लाइफ से उनकी उस बीमारी से उनकी लाइफ के कितने साल खराब हो रहे हैं वो बताता है ये। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन निम्नलिखित में से इज अ मेजर, एक ऐसा मेजर है जो ओवरऑल डिजीज के बर्डन को बताता है, एक्सप्रेस्ड करता है एज अ नंबर ऑफ ईयर लॉस्ड हुए हैं जो इस व्यक्ति के ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। कौन सा है वो, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या, नहीं। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या, नहीं। साफ नाम से समझ में आ रहा नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या, नहीं। ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है क्या, यस, दैट इज डेली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो बढ़िया है, बहुत समझ में आ रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अरे नियोनेटल की मोर्टेलिटी रेट का न्यूमरेटर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो आपको पता ही है भाई, सिंपल सी बात है। मैं नियोनेट, हम 28 दिन के बच्चे को बोलते हैं, तो 28वां दिन का ही होगा, 45 डेज का नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 90 डेज का नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सी दवा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेकिन मलेरिया के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। क्लोरोक्वीन भाई मलेरिया की ड्रग है, प्रीमाक्वीन मलेरिया की ड्रग है, क्विनीन मलेरिया की ड्रग है, सल्फाडॉक्सिन या फिर पायरीमेथामाइन ये भी मलेरिया की ड्रग है। तो प्रेगनेंसी में ध्यान रखिएगा, प्रीमाक्वीन जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती, ये हमें नहीं देनी है, ठीक है, अदरवाइज ये टॉक्सिसिटी कर देगी, ठीक है, टेरेटोजेनिसिटी कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इस क्वेश्चन में भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन था, अब मतलब बच्चे कह रहे हैं नॉट है, नॉट है, नॉट है। अरे तुम क्वेश्चन की भाषा तो समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम नॉट पे जा रहे हो और नॉट पे जाने के बाद में तुम कुछ भी आंसर करके आ रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट, एक रिपोर्ट है किसी इवेंट की, दैट इज नॉट कंसिस्टेंटली विद द रूटीन ऑफ हॉस्पिटल, कि जो अस्पताल का जो रूटीन काम होता है उसके हिसाब से वो कंसिस्टेंटली नहीं बनी हुई होती। मतलब ऐसी रिपोर्ट जो रेयरली देखने को मिलती है, जो अनहोनी के दौरान देखने को मिले, इज रिटन ओनली इफ एनी मिस हैपन। आगे ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि वो तभी लिखी जाती है जब कोई मिस हैपनिंग हो।
या कोई मिस्टेक अकर हुई हो पेशेंट की केयर में, उस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसको कॉम्प्लियंस रिपोर्ट बोलेंगे, क्या हम उसको हैंड ऑफ रिपोर्ट बोलेंगे, क्या हम उसको इंसिडेंट रिपोर्ट बोलेंगे, या फिर हम उसको क्लिनिकली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलेंगे? भाई सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रिपोर्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? इंसिडेंट रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन वन चूजेस अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कि जब एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज किया जाता है फ्रॉम सेवरल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन से, बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन, और वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशन पे बेस्ड है, उसके पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे? नो। क्या डिसीजन मेकिंग कहेंगे? यस। क्या डायग्नोस्टिक रीजनिंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्नोसिस थोड़ी ना हो रहा है। या फिर हाइपोथेसाइजिंग और सॉल्यूशन कहेंगे? नो। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च का क्वेश्चन है, बट ये कम्युनिटी के अंदर भी इसका पार्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टूल, ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन टूल है जो यूज में लिया जाता है टू मेजर एटीट्यूड टूवर्ड्स कॉन्डम यूज वुड बी, कि जो कॉन्डम यूज में लिए जाते हैं उसके प्रति जो एटीट्यूड बताना है, मेजर्स बताने हैं, उसमें कौन सा डेटा कलेक्शन टूल यूज में लेंगे? चेकलिस्ट लेंगे, क्यू सॉर्ट लेंगे, विग्निटीज लेंगे, या लिकर्ड स्केल रहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्यू सॉर्ट। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, रिसर्च का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। बीएससी के अगर आप स्टूडेंट है तो आपने फोर्थ ईयर में रिसर्च करी होगी, थर्ड फोर्थ ईयर में, और एमएससी के हैं तो आपने कंटिन्यू, आपको पता है ये रिसर्च स्टेटमेंट होती है, उसमें आपको वेरिएबल्स देखने होते हैं, हाइपोथेसिस देखनी होती है, तो उससे ये क्वेश्चन बना, सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट, एक रिसर्च स्टेटमेंट आपको दी गई 3 लाइन की एग्जाम में। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, अ स्टडी टू असेस मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन, एक स्टडी की जा रही है जिसमें मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन दिए जा रहे हैं, और उसका इफेक्ट दिया देखा जा रहा है ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोल्सेंट इन अ स्कूल, कि स्कूल के एडोल्सेंट में उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है इसमें व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन, ये जो मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन है इसमें कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल का यूज में लिया जा रहा है? क्या ये कंपाउंडिंग वेरिएबल है, या इंडिपेंडेंट है, या डिपेंडेंट है, या एक्सट्रेनियस है? तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब ये प्रभावित है, ये भारी है किस पे? स्कूल एडोलसेंट्स के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट कौन हो गया? डिपेंडेंट हो गए एडोलसेंट्स, लेकिन इंडिपेंडेंट कौन हो गया हमारा? दैट इज मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशंस। ठीक है, चलिए हमने पढ़े हैं क्लासेस में पहले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी रिसर्च का क्वेश्चन आया। रिसर्च का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रिसर्चर कंडक्टेड अ स्टडी, एक रिसर्चर है जो एक स्टडी कर रहा है, और स्टडी के दौरान टू डिस्क्राइब द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर्स ऑफ पेशेंट विद डिमेंशिया, ठीक है, कि जो डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में वो स्टडी कर रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर, ठीक है, तो मतलब कौन सी रिसर्च कर रहा है ये रिसर्चर? एथनोग्राफिकल कर रहा है, या फिर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है, या फिर केस स्टडी कर रहा है, या फिर ग्राउंडेड थ्योरी कर रहा है? अक्सर स्टूडेंट ने केस स्टडी करा है, लेकिन ये केस स्टडी नहीं है। जब वो लाइव एक्सपीरियंस बहुत सारे पेशेंट्स डिमेंशिया के देख रहा है तो वो एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में जान रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे वापस से। आई होप आपको इतने क्वेश्चन इजी लगे हुए होंगे और समझ में भी आए होंगे, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।